कहानी की शुरुआत एक गेमर लड़के से होती है जो अपने पसंदीदा गेम में एक हाई लेवल कैरेक्टर खेल रहा होता है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया होता है जहां उसका मैक्स लेवल कैरेक्टर आखिरकार हार जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसे इस हार का बिल्कुल भी दुख नहीं होता क्योंकि उसके दोस्त इस पूरे मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी दौरान अचानक उसे गेम की डेवलपर टीम की तरफ से एक स्पेशल ऑफर मिलता है। वो बिना ज्यादा सोचे समझे एक्सेप्ट बटन दबा देता है और यहीं से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अगले ही पल वो खुद को एक अजीब से कमरे में खड़ा पाता है। चारों तरफ लोग उसे ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। हालात और भी अजीब तब होते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसका शरीर बदल चुका है और वो अब अपने गेम के सबसे खतरनाक और ओवरलोडेड कैरेक्टर लूफास की बॉडी में आ चुका है। यानी वही कैरेक्टर जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश की थी। अब जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करता है पूरा कमरा एक भयंकर प्रेशर से भर जाता है। उसके मुंह से निकली हल्की सी आवाज भी इतनी खतरनाक एनर्जी छोड़ती है कि कमरे में मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं जैसे कोई इनविजिबल पावर ने उन सबको दबा दिया हो। अंदर से वो लड़का पूरी तरह से घबराया हुआ होता है लेकिन बाहर से उसका कैरेक्टर इतना डरावना है कि कोई उसकी हालत समझ ही नहीं पाता। तभी उसे याद आता है कि लूफास के पास एक इंटिमिडेशन स्किल है जो कि अपने आप ही एक्टिव हो गई है। वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और उस स्किल को बंद करने की कोशिश करता है और फाइनली कुछ देर के बाद जाकर माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है। अब वो धीरे से लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन लोग इतने डरे हुए होते हैं कि कोई ठीक से उसे जवाब ही नहीं दे पाता। बट आखिरकार उसे पता चलता है कि जब लूफास को सील किया गया था तब से 200 साल बीत चुके हैं और अब राजा ने एक नए हीरो को बुलाने के लिए समनिंग रिचुअल किया था, लेकिन गलती से उन्होंने हीरो की जगह लूफास को ही बुला लिया। यानी दुनिया का सबसे खतरनाक बॉस फिर से लौट आया है। अब उस लड़के को पूरी तरह से समझ आ जाता है कि वो सच में गेम की दुनिया में फंस चुका है, लेकिन वह डरने की बजाय अंदर से काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन चुका है। हालांकि उसे यह भी समझ आ जाता है कि उसकी मौजूदगी ही लोगों के लिए डर का कारण है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि यहाँ रुककर लोगों को हार्ट अटैक देने से अच्छा है कि थोड़ी डिस्टेंस बना ली जाए। अब यहाँ पर वो सबको भरोसा दिलाता है कि अब उसका दुनिया पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और उसे हीरो बनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद फिर वो राजा से कहता है कि वो बस इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद वापस आ जाएगा। इतना कहकर दुनिया का सबसे खतरनाक लास्ट बॉस चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे उस लड़के को ये भी समझ में आने लगता है कि लूफास के विंग्स कैसे काम करते हैं और अब वह बिना किसी परेशानी के उन्हें इस्तेमाल करने लगता है। असल में लूफास वही मेन कैरेक्टर थी जिससे उसने गेम की शुरुआत की थी और इस गेम का एक खास रूल था, प्लेयर द्वारा किए गए बड़े बड़े काम सीधे गेम की कहानी का हिस्सा बन जाते थे और उसने जितना समय और पैसा लूफास पर लगाया था उसकी वजह से लूफास इस दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी कैरेक्टर बन चुकी थी। वह चाहता तो हमेशा के लिए लीडर बोर्ड के टॉप पर रह सकता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे ये सब कुछ बहुत बोरिंग लगने लगा, इसलिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने सभी टॉप प्लेयर्स को दो हिस्सों में बांट दिया, लाइट वर्सेस डार्क, और फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त युद्ध शुरू करवा दिया। इस युद्ध का रिजल्ट ये हुआ कि लूफास को हराने के बाद उसे सील कर दिया गया। जहाँ उसके लिए ये सिर्फ एक मजेदार गेम था, वहीं इस दुनिया के लिए वह युद्ध एक विनाश बन गया। पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका था और यही वजह थी कि आज भी लोग लूफास से इतना डरते थे। सबसे मजेदार बात ये थी कि उसने और उसके दोस्तों ने उस पूरे युद्ध के दौरान गेम का असली मकसद यानी कि डीमन लॉर्ड को हराना पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और इसी वजह से डीमन किंग आज भी जिंदा है। हालांकि फिलहाल लूफास इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह डिसाइड करती है कि उसे बाद में निपटेगी और अभी के लिए वह सिर्फ इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है क्योंकि अब ये गेम उसकी असली रियलिटी बन चुका था। सबसे पहले वह अपने पुराने बेस पर जाती है। ये वही जगह थी जहाँ से उसने उस युद्ध के दौरान सब कुछ कंट्रोल किया था। 200 साल बाद भी वह जगह काफी शानदार लग रही थी, बस हर तरफ हल्की धूल जम चुकी थी। लूफास धीरे से अपने पुराने थ्रोन पर बैठ जाती है और उस लड़के के दिमाग में पुराने दिनों की यादें आने लगती है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ग्रुप चैट में की गई बेवकूफी भरी बातें, लेकिन दोस्तों अब सब कुछ उसे अजीब लगने लगता है क्योंकि अब वो सब यादें उसे ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे वो सच में हुई हो। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वह तुरंत चौकन्नी हो जाती है क्योंकि इस जगह पर किसी का होना नामुमकिन था, लेकिन जैसे ही वह सामने देखती है तो वहाँ एक नीले बालों वाली लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है डीना और डीना उसे देखते ही बेहद खुश हो जाती है क्योंकि वह पिछले 200 सालों से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन लूफास उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। अब ये सुनकर बेचारे डीना का दिल यहीं पर टूट जाता है और फिर वह भी प्राग के गाने सुनने लगती है।
मुझे तू प्यार ना करना। वह धीरे से कहती है कि वह लूफास की सबसे लॉयल एडवाइजर थी और इतने सालों से इस जगह पर अकेले इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद अचानक उस लड़के को सब कुछ याद आ जाता है। जब ये बेस बनाया जा रहा था तब उसने बस मजे के लिए एक एनपीसी सेट किया था जो इस जगह का ख्याल रखे, और वही एनपीसी आज इस रियल दुनिया में डीना बन चुकी थी। ये सोचकर उसे थोड़ा बुरा लगता है कि वह 200 सालों से अकेले यहाँ फंसी हुई थी। इसलिए लूफा स्माइल करते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और दोस्तों, अगर डीना यहाँ पर नहीं होती तो ये बेस कभी सुरक्षित नहीं रह पाता। अब यह सुनकर डीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर लूफास उससे जानना चाहते थे कि इन 200 सालों में दुनिया में क्या क्या बदला है, तो वह डीना से सब कुछ बताने को कहती है। अब डीना यहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है कि उसके हार के बाद जिन 7 हीरोज ने मिलकर उसे हराया था उन्होंने अपनी अपनी अलग नेशन बना ली, लेकिन समय के साथ उनमें से 4 हीरो मर चुके हैं और बाकी 3 अब भी जिंदा है। अब ये सुनकर लूफा सोच में पड़ जाती है कि क्या वे सच में उसके पुराने दोस्त हैं या फिर सिर्फ इस दुनिया के एनपीसी बन चुके हैं। अब वह डिसाइड करती है कि वह जल्द ही उनसे मिलेगी। इसके बाद डीना बताती है कि डीमन किंग ओम अब भी जिंदा है, क्योंकि लूफास को सील करने के बाद भी वो 7 हीरो उसे पूरी तरह हरा नहीं पाए थे। फिर वह एक और बड़ी बात बताती है कि लूफास के 12 हेवनली स्टार्स अब भी इस दुनिया में मौजूद है। हालांकि ज्यादातर अपने अपने रास्ते जा चुके हैं और ये वही एलाइट ग्रुप था जिसे उसने खुद बनाया था, एक ऐसी फौज जो उसके एक आदेश पर पूरी दुनिया हिला सकती थी। क्या तुम्हें पता है कि वो सब कहाँ हैं? अब डीना उसे बताती है कि उसे उनमें से 6 का लोकेशन पता है और उनमें से 2 ने शायद डीमन आर्मी ज्वाइन कर ली है। अब ये सुनकर लूफास थोड़ा सैड हो जाती है कि इतनी छोटी सी बात पर उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर वह शांत होकर कहती है तो उनकी अच्छी क्लास ली जाएगी। अब उसके पास एक नया मकसद था। पहले वह सिर्फ दुनिया घूमना चाहती थी, लेकिन अब उसे अपने 12 हेवनली स्टार्स को वापस इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी बेकाबू हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उसी पर आएगी। आगे वह डीना से कहती है कि पहले स्टार का लोकेशन बताओ। अब डीना तुरंत एक मैप निकालती है और एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है कि वहाँ एक हीरो पिछले कुछ सालों से रह रहा है और एक हेवनली स्टार लगातार उस जगह पर हमला कर रहा है। अब इतना सुनते ही लूफास खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि यही से शुरुआत करेंगे। अब इसके बाद वह तुरंत वहाँ से निकलने लग जाती है, लेकिन तभी डीना उसे रोक लेती है, क्योंकि बिना तैयारी के जाना सही नहीं था। वह उसे बताती है कि लूफास के पास एक सिक्का तक नहीं है और 200 साल में उसका सारा पैसा बेकार हो चुका है। अरे यार कोई बात नहीं, पैसे हम रास्ते में कमा लेंगे। अब दोस्तों, ये सुनकर डीना अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक लेजेंड अब पैसे कमाने की बात कर रही थी। लूफास हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि अब मुझे कौन पहचान पाएगा, लेकिन तभी डीना उसे कहती है कि एल्फ जैसी लंबी उम्र वाली रेस अभी भी जिंदा है और उन्होंने तो शायद तुम्हारे नाम से अपने बच्चों को डराना भी शुरू कर दिया होगा। ऊपर से किंगडम ने तुम्हारी वापसी पर पब्लिक वार्निंग भी जारी कर दी है। इसके बाद डीना उसे एक आइडिया देती है कि अगर लूफास को पैसे कमाने हैं तो उसे एक एडवेंचर बनना होगा। इसलिए वह उसे एक ट्रेड सिटी के बारे में बताती है जहाँ एक बड़ा एडवेंचर गिल्ड है। अब दोनों वहाँ जाने का फैसला करती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लूफास के काले पंख वो किसी भी भीड़ में तुरंत ध्यान खींच सकते थे, इसलिए वह उन्हें एक बड़े से क्लॉक के अंदर छुपा लेती है। लेकिन ऐसा करने से उसे चलने में दिक्कत होने लगती है और अंदर घुटन भी महसूस होती है। यार चलो, थोड़ी तकलीफ ही सही, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद दोनों एडवेंचरर गिल्ड पहुंच जाती है। दरवाजे पर खड़े होकर लूफास अचानक रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी पुराने अड्डे पर वापस आ गई हो, जहां हर तरफ अजीब लोग, मिसफिट्स और डीजेनरेट्स भरे हुए हो। असल में गेम की कहानी के अनुसार डार्क नेशन बनाने से पहले लूफास खुद एक एडवेंचर रह चुकी थी, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी कि यह पहली बार था जब इस गिल्ड में कदम रख रही थी। फिर भी सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? सुनो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब यहाँ पर लूफास तुरंत अपनी सोच से बाहर आती है। अरे कुछ नहीं, चलो जॉब बोर्ड देखते हैं। इसके बाद दोनों जॉब बोर्ड के सामने पहुँचती है। डीना की नजर एक पोस्ट पर जाती है। 3000 क्वेंस का रिकॉर्ड, बस कुछ खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना है। अब लूफास इसे देखती है और सोचती है कि ऑफर बुरा नहीं है, लेकिन फिर वह हिसाब लगाती है कि इसमें पूरा हफ्ता निकल जाएगा और वह साइड क्वेस्ट पर इतना समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद दोनों आगे बढ़ती है। तभी डीना को एक और जॉब दिखती है, एक हंटिंग मिशन। कुछ ऑक्स को मारने पर 1500 क्वेंस का रिवॉर्ड। अब ये सुनते ही लूफास को ये परफेक्ट लगता है, क्योंकि ऑक्स को हराने के बाद बहुत कम चांस होता है कि उनका खास मीट मिले, और अगर कोई उसे खा ले तो उसकी मैक्स हेल्थ बढ़ जाती है। यार क्यों ना एक साथ हंटिंग भी कर ली जाए और थोड़ा एचपी भी बढ़ा ली जाए। अब उसी शाम दोनों उस गांव में पहुंचती है जहां से ये रिक्वेस्ट आई थी। वहां उनका सामना गांव के चीफ से होता है, एक थका हुआ बूढ़ा आदमी जो सब कुछ खत्म होते देख चुका था। वह बहुत ही हैवी आवाज में कहता है कि ऑक्स काफी समय से गांव को तबाह कर रहे हैं
वह लड़कियों को उठा ले जाते हैं, लोगों को मार डालते हैं और गांव की हर चीज को राख बना देते हैं। अब वह दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह उन्हें इस ऑक्स से बचा ले। अब डीना स्माइल करते हुए उसे भरोसा दिलाती है, आप चिंता मत कीजिए, लूफास इन ऑक्स को पलों में ही खत्म कर देगी। अब ये सुनकर चीफ की आंखों में उम्मीद जाग जाती है और वो दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद लूफास और डीना अपने हथियारों के साथ उस घने जंगल की तरफ बढ़ती है जहाँ से ऑक्स की गंध आ रही थी। आगे कुछ देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार उन्हें ऑक्स का ठिकाना मिल जाता है। जंगल के अंदर ऑक्स के डेन के बाहर 2 ऑक्स पहरा दे रहे होते हैं। लूफास तुरंत अटैक करने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसने अभी तक अपना स्टेटस स्क्रीन चेक ही नहीं किया। अब वह तुरंत उसे ओपन करती है और फिर इसके बाद रिलैक्स होती है। वो देखती है कि उसकी सारी मैक्स लेवल एबिलिटीज अब भी वैसे की वैसे ही हैं। यानी इन ऑक्स को खत्म करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा घबराती है क्योंकि स्क्रीन पर किसी को मारना और हकीकत में किसी को खत्म करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ पल सोचने के बाद वह आखिरकार एक एबिलिटी एक्टिवेट करती है। उसके चारों तरफ कई तलवारें बन जाती है और अगले ही पल वे बिजली की रफ्तार से हवा को चीरते हुए सीधे उन दोनों ऑक्स को चीर देती है और फिर हम देखते हैं कि हवा में खून की गंध फैल जाती है। यह नजारा इतना डरावना था कि डीना कुछ पल के लिए ही सहम जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके लिए यह सब बहुत ही नॉर्मल था। कुछ ही पलों में पूरे डेन को पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया आ चुका है। इसके बाद सैकड़ों ऑक्स बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते लूफास को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम देखते हैं उनके बीच में एक विशाल ऑर्क खड़ा होता है जो कि उनका लीडर होता है। अगर कोई आम लीडर होता तो वह अब तक मर चुका होता, लेकिन लूफास के लिए सब कुछ जैसे स्लो मोशन में हो रहा था। वह समझ जाती है कि उसे और तलवारों की जरूरत नहीं है। वह हल्की सी स्माइल करते हुए अपना क्लॉक पीछे फेंक देती है और फिर हम देखते हैं कि अगले ही पल वह गायब हो जाती है। बस हल्की सी चमक दिखाई देती है और ऑक्स के सिर हवा में उड़ने लग जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा मैदान शांत हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि लूफास धीरे धीरे उस बड़े ऑर्क लीडर के सामने आ जाती है। मैंने तुम्हारी पूरी टीम खत्म कर दी है, अब तुम क्या करोगे? तभी गुस्से में भरा ऑर्क पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन लूफास हिलती तक नहीं। उसके चेहरे पर बस हल्की सी स्माइल होती है। वह धीरे से आगे बढ़ती है और अपने हाथ से उसे हल्का सा टच करती है और अगले ही सेकंड उसके सिर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और दोस्तों वह बिना किसी मेहनत के पूरे ऑक्स को खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि वह सच में ही बेहद खतरनाक होती है। इसके बाद डीना कुछ पल तक बस उसे देखती रह जाती है, फिर दोनों ऑक्स की बॉडीज को हार्वेस्ट करना शुरू करती है। हम देखते हैं कि लूफास यहाँ पर खुश होती है क्योंकि उसे एक ऑर्क का टेंडर लाइन सही सलामत मिल जाता है। अब डीना उसे समझाती है कि ऑक्स की सारी वाइटैलिटी उनके इसी हिस्से में जमा होती है और अगर ये हिस्सा डैमेज ना हो और कोई इसे खा ले तो उसकी ताकत सीधे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। अब डीना यहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है कि वह उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाएगी। फिर वह एक के बाद एक पोर्टल बनाती है और सभी ऑक्स की बॉडीज उनमें स्टोर कर देती है। अब यह देखकर लूफास थोड़ा हैरान होती है। उसे पता था कि डीना के पास ये एबिलिटी है, लेकिन उसे इतना यूजफुल देखना अलग ही था। अब वह मन ही मन सोचती है कि अगर कभी मुसीबत आई तो ये टेलीपोर्टेशन स्किल बहुत काम आएगी। अब दोस्तों उनका अगला मिशन था ऑक्स द्वारा अगवा की गई महिलाओं को बचाना। कुछ देर के बाद दोनों गुफा के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि दर्जनों महिलाएं होती हैं, पर हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कोई भी घायल नहीं थी। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? अब लूफास उसे कहती है कि गेम की लोर के अनुसार ऑक्स औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बस उनकी शक्ल डरावनी होती है और उनका करिश्मा बेहद कम, इसलिए वे इम्प्रेस करने के बजाय सीधे किडनैपिंग पर उतर आते हैं। अब ये सुनकर डीना हैरान रह जाती है, यार क्या ये डरावने मॉन्स्टर भी जेंटलमैन हो सकते थे? जो भी हो, किडनैप करना फिर भी गुनाह है। आगे हम देखते हैं कि वह एक विशाल रॉक फिस्ट समन करती है और पूरी गुफा को तबाह कर देती है ताकि कोई भी ऑर्क जिंदा ना बचे। यार क्या हम इन औरतों की यादें मिटा दे ताकि उन्हें इस डरावने अनुभव की यादें ना रहे? नहीं, तुमने इसे इतना आसान कैसे बोल दिया, जैसे ये कोई रोज का काम हो। क्या तुम सच में किसी की यादें मिटा सकती हो? हाँ, अगर मैं चाहूँ तो किसी की पर्सनैलिटी भी बदल सकती हूँ। ये सुनकर लूफास को उसकी पावर्स थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन वह शांत रहकर कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने जो देखा है उन्हें उसे स्वीकार करना होगा। हमारा काम बस उन्हें सुरक्षित वापस पहुंचाना है। इसके बाद वह एक गोलेम समन करती है और उसे आदेश देती है कि सभी महिलाओं को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव तक पहुंचाए। हम देखते हैं कि मिशन उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से पूरा हो जाता है, लेकिन लूफास के मन में एक सवाल था कि अगर ये इतना आसान था तो किसी और ने इसे पहले क्यों नहीं किया? अब यहाँ पर डीना हल्के से स्माइल करते हुए कहती है क्योंकि यहाँ किसी के पास इतना बड़ा रिस्क लेने का मोटिवेशन नहीं है। फिर लूफास उससे पूछती है कि क्या ऑक्स का टेंडर लाइन ही सबसे बड़ा इनाम है, पर हम देखते हैं कि डीना यहाँ पर सिर हिलाकर मना करती है कि शायद उसके समय में ऐसा था,
लेकिन अब के वॉरियर्स सिर्फ नाम के वॉरियर्स है। जानती हो इस युग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर कौन है? अगर वो इस युग का सबसे ताकतवर है तो शायद मुझसे कम नहीं होगा। तभी डीना एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर लुफास के चेहरे का रंग उतर जाता है। वह कहती है कि इस युग का सबसे ताकतवर फाइटर सिर्फ लेवल 120 तक पहुंचा है। क्या सिर्फ 120? क्योंकि उसके टाइम में सैकड़ों प्लेयर्स आसानी से लेवल 1000 प्लस तक पहुंच चुके थे। अब डीना यहाँ पर हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है कि वो लोग अलग थे, वो पिछले युग के असली खिलाड़ी थे जो हर सेकंड ट्रेनिंग करते थे, यहाँ तक कि नींद भी छोड़ देते थे। लेकिन वही अब के लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके लिए गेम नहीं बल्कि असली जिंदगी है। असल में वह इतनी मेहनत करने से पहले ही मर जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लुफास आसमान की तरफ देखती है और सोच में पड़ जाती है कि जिस दुनिया को वह जानती थी वह इतनी कमजोर कैसे बन गई। फिर हम देखते हैं कि उसे खुद ही जवाब मिल जाता है। उसके लिए यह सब एक गेम था जहाँ लेवल अप करना नॉर्मल था, लेकिन इन लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी है और कोई भी अपनी जिंदगी सिर्फ ताकत के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। अब कुछ देर के बाद दोनों वापस गाँव लौटती है। गाँव वाले अपनी बचाई हुई औरतों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। वे सभी औरतें दिल से लुफास का शुक्रिया अदा करती है। लुफास भी उन्हें खुश देखकर खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि अगर इन्हें उसकी असली पहचान पता चल जाए तो शायद ये लोग उससे डर जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि गांव का मुखिया दोनों को उनका इनाम दे देता है। डीना उसे अच्छे से चेक करती है और दोनों फिर वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। पर हम देखते हैं कि मुखिया उनसे कुछ पूछता है। सुनो, क्या हम इस गोलेम को रख सकते हैं? हाँ, अगर फिर से कोई हमला हुआ तो ये गोलेम पूरी गाँव की रक्षा करेगा। आप लोग सच में जरूर कोई भगवान के दूत हैं। अब ये सुनते ही लुफास अंदर ही अंदर थोड़ी हंस देती है। अब जैसे ही वे आगे जाने लगती है तो गांव वाले उनका नाम पूछते हैं ताकि वे उन्हें हमेशा याद रख सके। अब लुफास बिना सोचे असली नाम बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी डीना बीच में आकर एक दूसरा नाम बता देती है। अब हम देखते हैं कि लुफास यहाँ पर थोड़ी चिढ़ जाती है, लेकिन डीना उसे याद दिलाती है कि वह पहले ही तय कर चुके हैं कि उन्हें अपनी असली पहचान छुपानी होगी, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो पूरा राज्य डर जाएगा। अब उनके पास सफर के लिए काफी पैसे थे, इसलिए वे सीधे सिविल जाने का फैसला करते हैं। हालांकि लुफास थोड़ी टेंस थी क्योंकि वहाँ उन्हें एक खतरनाक काम करना था, अपनी हेवनली स्टार्स में से एक एरिस को रोकना। साथ ही उसे यह भी जानना था कि उसके पुराने साथी अब भी जिंदा है या नहीं। इसलिए वे डिसाइड करती है कि सबसे पहले वह एक शक्तिशाली एल्फ मैजिस से मिलेगी। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुँचते हैं, लुफास नोटिस करती है कि चारों तरफ छोटे छोटे चमकते हुए कण हवा में लगातार तैर रहे हैं। सुनो, ये क्या है? अब डीना एक्साइटेड होकर कहती है कि ये माना पार्टिकल्स है। इस जगह की जमीन इतनी समृद्ध है कि माना खुद हवा में तैर रहा है। ये इस बात का सबूत था कि वे स्वेल नेशन के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन लुफास अपने चारों तरफ देखकर कहती है कि उसे तो ये एक नॉर्मल शहर जैसा लग रहा है। फिर वे शहर के मुख्य गेट पर पहुंचते हैं, जहां गार्ड उन्हें रोकता है और कहता है कि अंदर जाने के लिए पासपोर्ट जरूरी है। अरे, ये कोई एयरपोर्ट है क्या? लुफास को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और हम देखते हैं कि वो थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन डीना बिल्कुल शांत रहती है क्योंकि उसके पास एक खास स्किल थी, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी। अब हम देखते हैं कि वह तुरंत नकली पासपोर्ट बना देती है और गार्ड को दिखाती है। अब गार्ड बिना शक किए उन्हें अंदर जाने देता है। शहर के अंदर घूमते हुए डीना लुफास को बताती है कि इस शहर की स्थापना एक महान एल्फ मैजिस ने की थी। यह शहर अपनी मैजिकल नॉलेज और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माना भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए दूर दूर से मेज और स्कॉलर्स यहाँ आते हैं। अब आगे का क्या प्लान है? लुफास उसे अब बताती है कि सबसे पहले मैजिस से मिलेगी क्योंकि उसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अब ये सुनकर डीना थोड़ी डर जाती है। उसे लगता है कि लुफास सीधे उसके कैसल पर हमला करने वाली है, लेकिन लुफास उसे भरोसा दिलाती है कि वह सिर्फ मिलने के लिए जा रही है और खासकर एरिस के हमलों के लिए उसे माफी भी मांगनी है। लेकिन उससे पहले लुफास कहती है कि वह लाइब्रेरी जाना चाहती है क्योंकि अभी भी उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना था। अब दोनों लोगों से लाइब्रेरी का रास्ता पूछती हैं और तभी उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम होता है ग्रैंड। अरे, तुम दोनों यहाँ की नहीं लगती। क्योंकि दोस्तों, इस शहर में हर कोई जानता था कि लाइब्रेरी पूर्व दिशा में है। उसके पास समय था, इसलिए वह उन्हें खुद वहाँ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब डीना उसे थैंक यू कहती है और अपना परिचय देती है एक ट्रेवलिंग मर्चेंट के रूप में और लुफास को अजीब और मिस्टीरियस कर्मचारी बता देती है। अब दोस्तों, ये सुनकर लुफास चुपचाप उसका पैर दबा देती है क्योंकि भला कौन अपने साथी को ऐसे इंट्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड ये सब नोटिस करता है और उसे समझ आ जाता है कि लुफास वाकई थोड़ी अलग है, लेकिन वह यह भी मानता है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। ये देखकर लुफास को थोड़ा सुकून मिलता है कि वह उस पर शक नहीं कर रहा। शहर के अंदर चलते हुए ग्रैंड उन्हें रास्ता दिखाता है और बताता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे और मिलनसार है। डीना चारों तरफ देखकर हैरान होती है। यार, यहाँ तो सब लोग कितने जोश में हैं। हाँ, स्वेल के लोग बहुत ही खुश मिजाज और मेहनती है।
है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वह कहता है कि पिछले कुछ सालों से इस नेशन पर लगातार एरिस के हमले हो रहे हैं और इसी वजह से कई लोग अब यहाँ रहना पसंद नहीं करते। अब हम देखते हैं कि यह सुनकर लुफास का चेहरा उतर जाता है और अंदर ही अंदर उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इस हालात के पीछे उसकी भी गलती है। अब ग्रैंड नोटिस करता है कि वह डर गई है, इसलिए वह उसे समझाते हुए कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह शहर की रक्षा के बारे में बताता है कि पूरे शहर के नीचे एक विशाल झील है और वह असल में एक गोलेम है जिसे एक महान क्रिएटर मैजिस ने बनाया था। अब तक जितनी बार भी एरिस ने हमला किया है, हर बार उसी गोलेम ने शहर की रक्षा की है। अब ये सुनकर लुफास उस झील को स्कैन करती है और उसे समझ में आता है कि वह सच में एक गोलेम ही है और उसका लेवल लगभग 500 होता है, जो लुफास के लिए कुछ खास नहीं था। लेकिन जैसे ही वह उसके एचपी को देखती है वो मिलियंस में होती है। अब वह थोड़ी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर मैजिस ने इतना पावरफुल गोलेम बनाया है तो उसकी स्किल्स वाकई कमाल की होंगी। कुछ देर के बाद ग्रैंड उन्हें शहर के ट्रांजिट स्टेशन पर छोड़ देता है और उनसे कहता है कि यहाँ से आगे का रास्ता बहुत आसान है। इसके बाद लुफास और डीना दोनों उसे दिल से थैंक यू कहते हैं। अब जैसे ही ग्रैंड जाने लगता है, लुफास चुपचाप उसका स्टेटस स्कैन करती है और हम देखते हैं कि उसका लेवल 82 होता है। हम देखते हैं कि टेक्निकली ये बहुत बड़ा लेवल नहीं होता, लेकिन इस युग के हिसाब से वह काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता था। इसके बाद डीना कहती है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं और दोनों अपनी अगली यात्रा की ओर निकल पड़ती हैं। अब हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए लुफास को एक अजीब बात याद आती है कि उसने अपनी ओरिजिनल गेम में ये जगह कभी देखी ही नहीं थी। मतलब ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी, वह बदल चुकी थी। कुछ देर के बाद दोनों लाइब्रेरी पहुंच जाती है। अब लुफास सीधे हिस्ट्री सेक्शन में चली जाती है। उसे जानना था कि इन 200 सालों में क्या क्या हुआ। वह एक के बाद एक किताबें पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ अजीब किताबों पर पड़ती है और हम देखते हैं कि उन किताबों में लिखा होता है कि 7 हीरोज ने लुफास को सील करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब ये देखकर लुफास चौंक जाती है क्योंकि इस शहर को खुद मैजिस चला रहा था, जो उन्हीं 7 हीरोज में से एक था। फिर यहाँ ऐसी किताब कैसे हो सकती है? अब डीना उसे समझाती है कि मैजिस ने यहाँ कोई तानाशाही नहीं बनाई, उसने लोगों को बोलने की आजादी दी है, इसलिए यहाँ कोई भी अपने विचार खुलकर रख सकता है। अब वह आगे बताती है कि लोग हीरोज से नफरत नहीं करते, लेकिन अब उन्हें लगता है कि लुफास उतनी बुरी भी नहीं थी जितना सबने समझा था। हम देखते हैं कि लुफास ये सब चुपचाप सुनती रहती है। अब डीना आगे उससे कहती है कि 200 साल पहले लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन अब वह डर धीरे धीरे खत्म हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि उसके शासन में कई लोग की जिंदगी बेहतर थी। अब लुफास एक किताब खोलती है जिसमें लिखा होता है कि एक रहस्यमयी ब्लैक विंग अचानक प्रकट हुई थी जिसने दुनिया को अपने अधीन कर लिया, लेकिन असल में उसने लोगों को एकजुट किया था। वह शक्तिशाली थी लेकिन क्रूर नहीं, लेकिन इंसान अपनी आजादी वापस चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर उसे सील कर दिया और यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन डीमन आर्मी को रोकने वाली असली ताकत लुफास और उसके 12 हेवनली स्टार्स ही थे। जैसे ही लुफास सील हुई, डीमन आर्मी ने मौका देखा और हमला कर दिया। हीरोज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी और धीरे धीरे इंसानों की दुनिया कमजोर होती गई। अब हालत ऐसे थे कि मानव जाति खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। ये सब जानकर लुफास के दिल में बेचैनी भर जाती है। वह सोचती है कि जो युद्ध उसने शुरू किया था वह तो सिर्फ एक गेम था उसके लिए, लेकिन असल में उसने एक पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी और वह जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वह डिसाइड करती है कि सबसे पहले एरिस से मिलेगी और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन अचानक जोर से हिलने लगती है। पूरा शहर कांप उठता है जैसे कोई भयंकर भूकंप आया हो। चारों तरफ अलार्म बजने लगते हैं और सैनिक को बॉर्डर पर बुलाया जाता है। अब लुफास चारों तरफ देखती है और डीना से पूछती है कि क्या यहाँ ऐसे भूकंप आते रहते हैं? नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब ये सुनते ही लुफास समझ जाती है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, ये जरूर एरिस का हमला है। अब हम देखते हैं कि वह एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती और तुरंत एक ग्लाइडर समन करती है और डीना से कहती है कि जल्दी ऊपर जाओ। अब हम देखते हैं कि दोनों आसमान में उड़ने लगती है और शहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन उड़ते हुए लुफास के मन में एक सवाल उठता है। एरिस तो हमेशा एक शांत मासूम स्वभाव का मॉन्स्टर था, वह कभी इस तरह हमला नहीं करता, तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहा है? हम देखते हैं कि लुफास के मन में अब एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे सील कर दिया गया था, या फिर इसके
पीछे कोई और गहरी वजह थी। उसे एक और बात परेशान कर रही थी कि उसे एरिस के बारे में इतनी बातें कैसे याद हैं, जबकि उसने गेम में उससे कभी मुलाकात भी नहीं की थी। लेकिन अभी इन सवालों के जवाब ढूंढने का समय नहीं था। सबसे पहले उसे किसी भी कीमत पर एरिस को रोकना था। पर तभी हम देखते हैं कि कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहाँ एरिस बस एक छोटा सा मेमना था, अकेला जंगल में भटकता हुआ। और तभी उसकी मुलाकात लुफास से होती है। लुफास उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि एक रेनबो शिप, एक लेजेंडरी मॉन्स्टर जो हर 500 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है, लेकिन छोटा एरिस डर के मारे पीछे हट जाता है और वहीं पर रोने लग जाता है। लुफास उसकी आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि यह बेचारा हमेशा से इंसानों और मॉन्स्टर से भागता रहा है, क्योंकि उसकी ऊन सोने से भी ज्यादा कीमती थी। सुनो, अगर तुम्हें अपनी हालत पर इतना दुख है तो रोने से क्या होगा? अगर बदलना है तो लड़ना सीखो, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही रोते रहोगे। हम देखते हैं कि उसके शब्द सीधे एरिस के दिल में उतर जाते हैं। अब वह अपने आंसू पोंछता है और अचानक लुफास पर ही हमला कर देता है। यह देखकर लुफास पहले तो चौंकती है, फिर हल्का सा स्माइल करती है, क्योंकि उसे उसका जज्बा बहुत पसंद आता है। हम देखते हैं कि वह उसे बहुत ही आसानी से रोक देती है। चलो तुम मेरे साथ चलो, एक दिन मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पहले साथी बनो। सुनो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? हम देखते हैं कि छोटा मेमना सिर हिलाता है। असल में उसका कोई नाम ही नहीं था। लुफास आसमान की तरफ देखती है और कुछ सोचकर कहती है, अब से तुम्हारा नाम एरिस होगा। अब वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ ग्रैंड और उसकी सेना पूरी तेजी से फ्रंट लाइन की ओर बढ़ रही होती है। यह साफ था कि एरिस एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका था, लेकिन जैसे ही ग्रैंड फ्रंट लाइन पर पहुंचता है, उसके सामने मॉन्स्टर्स की एक विशाल सेना खड़ी होती है जो शहर के गेट की ओर बढ़ रही थी। अब ग्रैंड के मन में डर पैदा हो जाता है कि इतनी बड़ी सेना को रोकना लगभग नामुमकिन था। अब उसे याद आता है कि पहले आया भूकंप असल में एरिस की वार डिक्लेरेशन थी, क्योंकि लुफास का एक सख्त नियम था कि कोई भी बिना घोषणा किए हमला नहीं करेगा, और एरिस ने हमेशा यह नियम का पालन किया था। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में शहर की एडवांस फोर्स भी पहुंच जाती है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि सभी मेज और आर्चर्स फायर करेंगे। हम देखते हैं कि अगले ही पल तीरों और मैजिक अटैक्स की बारिश शुरू हो जाती है। कई मॉन्स्टर्स वहीं पर गिर जाते हैं। इसके बाद बाकी सैनिक भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं ताकि दुश्मनों को तब तक रोका जा सके जब तक मेन फोर्सेस ना आ जाए। हम देखते हैं कि ग्रैंड सबसे आगे लड़ रहा होता है, उसकी तलवार चमक रही होती है और हर वार के साथ एक दुश्मन गिर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथी इतने मजबूत नहीं थे। कई सैनिक बेरहमी से मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि हालत तेजी से बिगड़ रही होती है और ग्रैंड को लगने लगा था कि अब ज्यादा देर तक टिकना नामुमकिन है। और तभी अचानक आसमान से बर्फ के अनगिनत टुकड़े गिरने लग जाते हैं। पूरा मैदान एक पल में जम जाता है। अब सभी लोग शहर की ओर देखते हैं और वहाँ से दो आकृतियां सामने आती है, मैजिस और उसका वाटर गोलम लिविया। अब उन्हें देखकर सभी के चेहरे पर होप दिखता है। सुनो, सभी पीछे हट जाओ, अब ये लड़ाई लिविया संभालेगी। अब हम देखते हैं कि लिविया आगे बढ़ती है और अपने वाटर मैजिक से दर्जनों मॉन्स्टर को एक ही वार में खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि वही दूर खड़ी लुफास ये सब देख रही होती है। वह रेडी थी कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो वह संभाल लेगी, लेकिन अब जब मैजिस और लिविया आ चुके थे तो उसे लगा कि शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लुफास मैजिस को देखती है और धीरे से कहती है कि क्या ये अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था। हम देखते हैं कि वह चुपचाप उसका स्टेटस स्कैन करती है और ये देखकर चौंक जाती है। मैजिस अब सिर्फ लेवल 500 पर ही था और उस पर एक अजीब सा श्राप भी लगा हुआ था, कर्स ऑफ द वैंक्विश्ड, मतलब कि दोस्तों पराजितों का अभिशाप। हम देखते हैं कि लुफास कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रहती है, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो आखिर हुआ क्या है। वह डीना से पूछती है, तुम्हें इस श्राप के बारे में कुछ पता है? अब डीना सोचकर जवाब देती है कि उसने एक अफवाह सुनी थी, जब सातों हीरो डीमन लॉर्ड को हराने में असफल रहे तो उन पर एक भयानक श्राप लगा दिया गया, जिसने उनकी ताकत का आधा हिस्सा हमेशा के लिए सील कर दिया। यानी मैजिस अब कभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये सुनते ही दोनों के चेहरे देखने लायक हो जाते हैं। अगर लिविया हार गई तो ये शहर सच में तबाह हो जाएगा। तभी जमीन फिर से जोर जोर से कांपने लग जाती है और पहाड़ों की तरफ से एक विशाल आकृति आगे बढ़ती दिखाई देती है। हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि एरिस होता है। उसे देखते ही पूरा मैदान फिर से युद्ध के माहौल में बदल जाता है। अब एरिस और लिविया आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। मैजिस को पूरा भरोसा था क्योंकि एरिस का एलिमेंट फायर था तो लिविया ही जीतने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिविया एक पावरफुल वाटर स्पाइरल अटैक करती है जिससे एरिस पीछे हट जाता है, लेकिन अगले ही पल एरिस पूरी ताकत से एक विशाल फायरबॉल फेंकता है। अब सबको लगता है कि शायद निशाना चूक गया, लेकिन हम देखते हैं कि असल में उसका टारगेट लिविया नहीं था, उसका असली निशाना था मैजिस, क्योंकि
वह बिना किसी सुरक्षा के अकेला खड़ा था। लेकिन जैसे ही एरिस का वो खतरनाक फायर ब्लास्ट मैजिस को लगने वाला था, तभी लिविया बिजली की स्पीड से आगे आती है और अपने वाटर मैजिक से पूरी आग को एक ही पल में बुझा देती है। थैंक गॉड। अब वह तुरंत उसे आदेश देती है, लिविया पूरा मैदान टाइडल वेव में बदल दो। हम देखते हैं कि अगले ही पल एक विशाल पानी की लहर एरिस की तरफ बढ़ती है, लेकिन एरिस अपनी फ्लेम होप स्किल एक्टिवेट करता है और हवा में छलांग लगाकर सीधा मैजिस की तरफ बढ़ने लगता है। आगे मैजिस तुरंत अपने सामने एक बैरियर बनाता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ आधी ताकत थी। धीरे धीरे एरिस की आग उस ढाल को क्रैक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से लिविया हमला करती है और एरिस का गला पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि एरिस पूरी तरह से जकड़ जाता है। वहीं सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, उसे खत्म कर दो। लुफास अब क्या होगा? लुफास उससे कहती है कि इस बैटल में लिविया जीत जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वार भी जीत जाएगी। है क्या मतलब? अब यहाँ पर लुफास समझाती है कि लिविया की एचपी लगभग खत्म हो चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि यही एरिस की असली प्लानिंग थी। वो जानता था कि वो उसे 1 वर्सेस 1 में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने उसे धीरे धीरे कमजोर किया। अब वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। इम्प्रेसिव एरिस, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अगले ही पल वो डीना का हाथ पकड़ती है और सीधा मैदान में कूद जाती है। उधर एरिस अपना अगला पावरफुल ब्लास्ट चार्ज कर रहा होता है। लुफास हवा में घूमते हुए एक जबरदस्त किक मारती है और एरिस को सीधा पहाड़ों के पार उड़ा देती है। अब यहाँ पर पूरा मैदान सुन्न हो जाता है। सैनिक, मैजिस, यहाँ तक कि डीना भी, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह आखिर है कौन? अब हम देखते हैं कि लुफास अपनी पहचान छुपाती है। वह कहती है कि अभी सवाल मत पूछो, एरिस से मैं खुद निपटूंगी। सावधान रहना, एरिस अकेला नहीं है, कोई और उसे भड़का रहा है। अब लुफास उससे कहती है, जब सलाह पुराने दोस्त से मिले तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। और हम देखते हैं कि वो सीधे पहाड़ों की तरफ उड़ जाती है। अब जैसे ही वो एरिस के सामने पहुंचती है, तुम आखिर हो कौन? अब हम देखते हैं कि लुफास यहाँ पे शॉक हो जाती है। अरे ये बोल भी सकता है। फिर वो अपनी इंटिमिडेशन स्किल एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो प्रेशर एरिस को महसूस होता है, उसकी आंखें फैल जाती है। मास्टर, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मास्टर बहुत पहले मर चुकी है। इसके बाद वो पूरी ताकत से लुफास पर हमला करता है। 200 साल बाद फाइनली एक डिसेंट अपोनेंट मिला है। अब इसके बाद एरिस फुल स्पीड में चार्ज करता है और हम देखते हैं कि जमीन कांप उठती है और वो लुफास को सैकड़ों मीटर पीछे ढकेल देता है। लेकिन तभी लुफास उसे एक हाथ से रोक देती है। नॉट बैड, तुमने काफी प्रोग्रेस की है। इसके बाद एरिस और जोर लगाता है, लेकिन लुफास हिलती भी नहीं। तुम कितने क्यूट लगते हो जब इतनी मेहनत करते हो। हम देखते हैं कि अगले ही पल वो उसका सिर पकड़कर उसे आसमान में उछाल देती है और फिर वो खुद उड़कर उसके ऊपर पहुंचती है। चलो थोड़ी पेंटिंग करते हैं। और दोस्तों तभी बूम, उसे एक जोर का पंच मारती है। और दोस्तों ये एक पंच 10 ट्रक के बराबर होता है। अब इसके बाद एरिस जमीन की तरफ गिरता है, लेकिन लुफास नीचे आकर फिर उसकी चीन पर पंच मारती है और उसे वापस ऊपर उछाल देती है। पूरा मैदान ये जुगलिंग फाइट देखकर दंग रह जाता है। अब आखिरकार लुफास उसे जमीन पर पटक देती है, लेकिन एरिस का शरीर नीली आग से जलने लगता है और उसका फाइनल अटैक मोड एक्टिवेट हो जाता है। गुड, अब असली मजा आएगा। अब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और एक भयंकर धमाका होता है। आगे धूल साफ होने पर सब देखते हैं कि लुफास फिर से एक हाथ से उसका अटैक रोक चुकी थी और इस बार बस एक उंगली से उसे दूर फेंक देती है। अब भी कोई शक कि मैं कौन हूँ? तभी हम देखते हैं कि एरिस इंसानी रूप में बदल जाता है और सीधे उसके गले लग जाता है। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। है ये इतना फैन बॉय कब बन गया? अब उसे अपना पुराना ग्रुप चैट याद आ जाता है, जहां उन्होंने मजाक में एरिस को फैन बॉय बनाने की बात की थी। अब 20 मिनट तक माफी मांगने के बाद एरिस शांत हो जाता है। इसके बाद लुफास उसका स्टेटस देखती है। वह देखती है कि उसका लेवल वही था, लेकिन एबिलिटीज काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। सुनो, मैं अपने 12 हेवनली स्टार्स को वापस लेने आई हूँ और तुम पहला स्टार हो, तो मना मत करना। नहीं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है मास्टर। मास्टर, लेकिन वो नीले बालों वाली है कौन? है सीरियसली? मुझे याद भी है या नहीं? अबे ओए, मैं हमेशा से ही लुफास के साथ थी। ओह, वो बैकग्राउंड वाली, मुझे लगा था कि कोई स्टैचू है। अब हम देखते हैं कि डीना बेचारी कोने में जाकर रोने लग जाती है। अब लुफास यहाँ पर हंसते हुए कहती है, हॉनेस्टली मुझे भी पहले नहीं पता था कि ये है कौन, लेकिन अब ये मेरे बहुत काम की है। सुनो, आखिरकार तुम शहर पर हमला क्यों कर रहे थे? आपका बदला लेने के लिए मास्टर। अगर उन्होंने आपको सील ना किया होता तो इंसान कभी हारते ही नहीं। अब हम देखते हैं कि लुफास उसकी फीलिंग समझती है। सुनो, मुझे किसी से बदला नहीं
नहीं चाहिए। तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा आखिर? मुझे एक डीमन ने कहा। तभी हम देखते हैं कि सीन यहाँ पर कट हो जाता है और आगे हम डीमन कॉन्टिनेंट को देखते हैं जहाँ पर मार्क्स नाम का डीमन अपनी सेना तैयार कर रहा था। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे हमें पता चलेगा कि क्या लुफास अकेले पूरी डीमन आर्मी का सामना कर पाएगी या फिर डीमन लॉर्ड उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये दुनिया अभी बच पाएगी, इसका तो पता आपको नेक्स्ट पार्ट में ही चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करता, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है तो कमेंट में बस नेक्स्ट लिख देना। अगर वीडियो की रिस्पॉन्स अच्छी रही तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा।